हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम आगे के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का डिस्कशन हमारा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। फ्लैट सरफेस या फिर प्लेन सरफेस से देख चुके हैं। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर स्फेरिकल हुई तो रिफ्रैक्शन कैसे करवाया जा सकता है, उसके लिए फार्मूला कैसे हम लिख सकते हैं। साथ में इसके बाद हम लोग लेंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस होती है तो रिफ्रैक्शन उससे कैसे करवाया जाता है। पहले हम स्फेरिकल सरफेसेस देख लेते हैं वो कैसी होती हैं। तो जैसे ग्लास स्फीयर होता है, उसको दोनों एक साइड पेंट कर देते थे तो मिरर बन जाता था। यहां पर अगर मान लो हमारे पास ये कुछ ऐसा ग्लास दिया गया है और इस ग्लास में अगर बात करें, ग्लास में अगर हम बात करें कुछ ऐसा, ऐसा कुछ ये है, ठीक है। ग्लास की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहां पर ये जो दिया गया है इधर, ये सपोज हमारे पास रेयरर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। और इसके अंदर का जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जैसे टर्मिनोलॉजी वहां पर यूज करते थे हम लोग, वही टर्मिनोलॉजी यहां भी चलती है कि अगर हम यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसका सेंटर होता है, जिसको हम सेंटर कहेंगे C, और यहां पर होता है इसका पोल, P से डिनोट किया जाएगा। और इस C से P को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे हम? ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। और ये P से लगाकर C तक की डिस्टेंस को कहा जाता है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें यहां पर ये रेयरर डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां कहीं पर रखते हैं तो लाइट इधर से इधर की तरफ जा रही होगी। ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की ये डायरेक्शन है। इस तरह से रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं तो दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ये इधर जा रहे हैं, तो ये सरफेस कैसी है? ये सरफेस दिख रही होगी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। और अगर इसका अपोजिट इधर लिया जाए, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ले लिया जाए, ऐसा कुछ, इसमें हम एक साइड रेयरर मीडियम कर देते हैं, एक साइड डेंसर कर देते हैं। अब ऐसर को ऐसा ले लेते हैं, ये हमारे पास ऐसा बन गया। कुछ इस तरह से अलग अलग केसेस में लिया जा सकता है कि ये हमारे पास पूरा का पूरा ये बना हुआ था ऐसा, ये पूरा का पूरा बना हुआ था ऐसा, ये ऐसा। और इसमें हम ऑब्जेक्ट को अगर यहां कहीं पर रखा हुआ मान लें, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा, यहां पोल होगा। अगर ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां कहीं पर रखी गई और इधर लाइट रेज इधर जा रही हैं, इस साइड जा रही हैं, ये है लाइट के ट्रेवल करने की डायरेक्शन। और यहां पर ये रेयरर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो कैसा है ये? तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। मतलब जैसा हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था सेम वैसा ही है। यहां बस पेंट नहीं करना, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। यहां पर जितने भी टर्म है वो याद रखेंगे। पहला, ये जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे पोल कहते हैं, और जिसका ये पार्ट होता है वो सेंटर, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और डिस्टेंस यहाँ P से लगा करके C तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होती, P से C की मिलाने वाली लाइन को हम ऑप्टिकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहां से टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसे देखी जा सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस के लिए यहां पर हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बनाएंगे। देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसी कुछ, ठीक है, और ये है इसका ऑप्टिकल एक्सिस, जैसा है। अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखी गई और यहां से लाइट चलती है, यहां पर जाती है, यहां पर जाएगी तो हम यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस तरफ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था, इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था। क्या सीधे जाएगी? नहीं,
क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, ये रेयर है, इसको हम डेंसर कर देते हैं, काफी ज्यादा डेंसर कर देंगे। और जैसे ही डेंसर करेंगे तो लाइट रे क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो मान लेते हैं ये यहां से गई, इधर की तरफ बेंड हो गई, बेंड होने के बाद यहां मिली, दूसरी वाली लाइट रे ये खुद है ऑप्टिकल एक्सेस, तो यहां सीधा यहां पर आई बन जाएगी इमेज, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसी है, ये रियल है, रियल है इमेज, ठीक है। अगर ये थोड़ा कम डेंसर होता तो कम बेंडिंग होती, तो अगर कम बेंडिंग होती तो कुछ इस तरह से देख लेते हैं हम लोग, ये ऐसा, थोड़ी कम बेंडिंग होती तो देखो कैसा होता, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट होती, यहां से लाइट रेस चलती, यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते इसके ऊपर इस तरह से, और थोड़ी कम अगर बेंडिंग होती तो ये लाइट रे किधर जाती, थोड़ा इधर की तरफ जाती, इसको सीधे जाना चाहिए था। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते तो यहां कहीं पर आकर के मिलती आई, तो यहां पर इमेज जो बनती है कैसी होती, वर्चुअल इमेज होती। तो यहां पर भी वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन सकती हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा था रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुज फॉर्म, वही जो डेफिनेशन चल रही वहां पर वही डेफिनेशन लिखी, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होती हैं। इस तरह से देखो रियल इमेज बनेगी, इस तरह से वर्चुअल इमेज बनेगी। एक्चुअली अगर मीट करेंगी रिफ्रैक्टेड रेज तो वहां पर रियल इमेज बनेगी, और अपीयर होंगे कि मीट कर रही हैं या फिर मीट ना कर रही हो, अपीयर हो रही पीछे बढ़ाने पर, तो हम कहेंगे वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। यहां पर फार्मूला डिराइव करते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इसका फिगर बनाए तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा, यहां से कुछ ऐसा, ठीक है। बोर्ड में डेरिवेशन ये पूछा जाता है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये बन गया। अब क्या करना है, यहां पर हमें बनाना पड़ेगा, ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस। ऑब्जेक्ट को रखो कहीं, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखी गई, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखी गई जो O है, ठीक है। यहां से लाइट भेजो, यहां पर लाइट जाके गिरेगी, ये क्या है, ये लाइट यहां पर जाकर के गिरेगी, और जैसे यहां लाइट गिरेगी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, करो नॉर्मल ड्रॉ, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस से सब कुछ बनने वाला है, तो ये वाला एंगल देखो क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्यों, क्योंकि ये है इंसिडेंट रे और ये हमारे पास नॉर्मल, इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसको सीधे जाना चाहिए था, ये सीधे इसको जाना चाहिए था, नहीं जा रही, तो अगर जा नहीं रही तो मुड़ेगी, मुड़ेगी किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, तो मान लेते हैं इधर कहीं चली गई, ये यहां पर जाकर के मिल रही है ऐसा, ठीक है। तो यहां कहीं पर जाकर के मिलेगी तो इसकी इमेज यहां बनेगी। एक लाइट रे खुद ये है, यहां पर जाके मिल रही, यहां क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, यहां पर पोल होगा, P होगा, ठीक है। एक काम करना है, यहां पर हम एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। इसकी हाइट को हम h लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा लिख लेते हैं, यहां पर जो बन रहा है इसको हम बीटा लिख लेते हैं, और इस एंगल को लिख लेते हैं गामा, ठीक। यहां पर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और इधर वाले में क्या है, डेंसर मीडियम है, तभी तो बेंडिंग हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, डेंसर मीडियम हो गया। अब इसमें देखो एंगल कौन सा बनाए, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहां पर ये जो छोटा सा एंगल बनेगा इस एंगल को हम R लिखने वाले हैं। अब लगाओ ज्योमेट्री सारी की सारी, डेंसर मीडियम को इस तरह से डिनोट कर देते हैं ऐसा कि हाँ ये डेंसर है, ये हो गया डेंसर मीडियम। बोर्ड के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो चलो डेरिवेशन करते हैं इसका। सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से अगर बात करें इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, ये O हो गया, ये I हो गया, यहां पर P है, इसको हम नाम दे देते हैं M,
और इसको नाम दे देते हैं एस, क्योंकि एन लिखा है ना नॉर्मल, एस नाम दे देते हैं। सबसे पहले यहां से देख के बताना कि अगर ये वाला नॉर्मल देखा जाए, एन ट्रायंगल OMC, OMC ट्रायंगल दिख रहा होगा। OMC ट्रायंगल में अल्फा और बीटा अंदर साइड के एंगल हैं और वो किसके बराबर हैं? I के बराबर है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, छोटे से ट्रायंगल के अंदर, एन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो MCI छोटा सा ट्रायंगल, तो R और गामा है ना ये, तो यहां लिखा जा सकता है R प्लस गामा इज इक्वल टू में आ जाएगा बीटा। तो यहां से R की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तो R को लिखना होगा हमें, तो यहां से लिखेंगे R इज इक्वल टू में, या R लिखो, R इज इक्वल टू में बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, समझ आया होगा कि इस वाले ट्रायंगल को देखें तो ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, और इस ट्रायंगल को देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, अब देखोगे तो यहां से ये वैल्यू बनेंगी, कौन कौन सी वैल्यू देखो। ठीक, अब यहां से हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो कहोगे इस सरफेस पर लगाएंगे, तो लिखेंगे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है सपोज, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। तो यहां लिखोगे μ1 sin I और इसे लिख दोगे μ2 sin R, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए बात करें तो स्मॉल अपर्चर होगा तो P वाला पॉइंट S के साथ कोइंसाइड करने वाला है, तो सारी चीजों को यहां पर लिखो। तो सबसे पहले लिख सकते हैं μ1 sin I, sin I की जगह पर हम जस्ट I लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे μ2 sin R की जगह पर सिर्फ R लिखेंगे। तो ये बन जाएगा μ1, I की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? तो I निकल के आया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में μ2 बन जाएगा, R की जगह पर बन जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा बन जाएगा। ठीक है, सही लग रहा है। तो इसे हम अगर ठीक करके लिखें तो ये लिख सकते हैं μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू बन जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू में बीटा बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन देखो, फर्स्ट लिख देते हैं इस इक्वेशन को। अब क्या करना होगा, हमने स्मॉल अपर्चर कह ही दिया है, तो ये वाला पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। अल्फा बीटा गामा जो होंगे वो भी बहुत छोटे होंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं सो अल्फा को अप्रोक्सीमेट लिखा जा सकता है tan अल्फा, और tan अल्फा इस फिगर से क्या आएगा? तो tan अल्फा इस फिगर से आएगा परपेंडिकुलर, दैट विल बी h डिवाइडेड बाय में यहां से यहां की डिस्टेंस वो बन जाएगी SO, तो बन जाएगा यहां से h डिवाइडेड बाय में SO। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट लगा करके SP, नहीं OP लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बीटा को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? tan बीटा, और tan बीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर h है, यहां से SC बनेगा तो उसे हम CP लिख देंगे, SC बनेगा तो इसे हम लिख देंगे CP। इसी तरह से गामा को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? गामा लगभग में tan गामा के बराबर हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा h डिवाइडेड बाय, तो यहां पर बनेगा यहां से लगा करके SI, तो ये PI लिख देंगे हम, SI बनेगा तो इसको लिख देंगे हम यहां से PI। ये सारी वैल्यू है, इन सबको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, देखो क्या आता है रिजल्ट। इधर ही आओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या कहती है इक्वेशन फर्स्ट? बोल रहे हैं μ1 अल्फा, वैल्यू रखते जाना आप, तो μ1 इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी h डिवाइडेड बाई में PO, देखते जाना, h डिवाइडेड बाई में PO,
हाँ ठीक है, H डिवाइडेड बाई में PO या OP जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। यहां पर प्लस में लिख सकते हैं म्यू2 और इनटू में गामा लिखा जा सकता है। गामा क्या निकल के आया है, तो वो H बाई पी आई आया है, H बाई पी आई आया है। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग। इज इक्वल टू में यहां आया है म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू में बीटा, बीटा की वैल्यू आई है H डिवाइडेड बाई में CP आया है। अब सारे साइन कन्वेंशन यहां से देख लो, यहां P से लगा करके O तक की डिस्टेंस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, बाकी सारे पॉजिटिव तक। OP को जो हम लिखना चाहेंगे वो क्या लिखेंगे यहां से, तो ये बन जाएगा म्यू1, यहां पर H डिवाइडेड बाई में OP को माइनस हम लगा के लिखेंगे U, ठीक है, प्लस यहां पर बन जाएगा म्यू2, हाँ ठीक है म्यू2, और यहां पर लिखा जाएगा H डिवाइडेड बाई में P से लगा करके आई तो प्लस V की लिखा जाएगा, प्लस V लिख देंगे, और इज इक्वल टू में यहां बन जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू में बन जाएगा H डिवाइडेड बाई में CP देखो क्या बनेगा, तो C से लगा करके P तक की डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, अभी देखा, तो वो हम प्लस R लिखेंगे, साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। तो अगर हम H से डिवाइड करवा दें तो इक्वेशन पूरी बन जाएगी, इसको पहले लिख दो, तो बन जाएगा म्यू2 डिवाइडेड बाई में V माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई में U इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, R बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में R बनेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है तो उसके लिए अगर हमें फार्मूला निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अगेन यहां से ही निकल के आता है लेंस फार्मूला, उसको भी डिराइव करेंगे, तो ये जनरल हमारे पास फार्मूला है। इसको कभी कभी छोटा करके इस तरह से लिख दिया जाता है, F म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू म्यू, यहां पर क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ऐसा मान लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, म्यू1 ले लो कॉमन, तो बन जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 डिवाइडेड बाई में V माइनस ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई में U बनेगा, इज इक्वल टू यहां पर बन जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 और यहां 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई में R, म्यू1 से डिवाइड करवा दिया है। तो हमारे पास यहां से रिजल्ट बनेगा म्यू, जिसको हम लोगों ने अभी माना है, म्यू डिवाइडेड बाई में बन जाएगा V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू में बन जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई में R। तो इस तरह से इस फार्मूले को भी लिखा जा सकता है। ये वैलिड फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों के लिए वैलिड है। मतलब कि जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है किसके लिए किया है, कॉनकेव के लिए किया है, कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव के लिए भी करना चाहो तो सेम रिजल्ट निकल के आएगा, कुछ अलग से करने की नीड नहीं है, इस तरह से हम डेराइव कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब भी हो रहा होगा रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी तो इस रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लो। पहला पॉइंट है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जिस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, u इज इक्वल टू में F1। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, तो यहां पर v क्या बनता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर हम ये सारे वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो बन जाएगा म्यू2 बाई v, तो म्यू2 बाई v, तो म्यू2 बाई v तो इन्फिनिटी हो गया, माइनस 1 बाई मतलब म्यू1 ऐसा लिख दो, म्यू1 डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, तो म्यू1 डिवाइडेड बाय में u लिखा जाएगा और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 के बराबर होगी, और f1 के बराबर होगी तो इससे माइनस साइन लगा के लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में आएगा, और इज इक्वल टू में क्या होगा, तो लिख देंगे म्यू2, तो म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया पॉजिटिव, तो यहां से अगर हम f1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, तो f1 निकल के आ रहा है यहां से म्यू1 डिवाइडेड बाय में, फिर से देख लो, म्यू2 माइनस म्यू1
इनटू में क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, चलो सही है। अगर ये हमारे पास डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट फोकस का ये फार्मूला आया। अगर फर्स्ट फोकस का ये फार्मूला आया, अभी आगे बाद में देख लेंगे। सेकंड फोकस देखो, सेकंड फोकस में क्या होता है, द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन एक्सिस वेयर पैरेलल रेज फोकस। ऐसे समझो, u जब माइनस इंफिनिटी होता है तो v जो बनता है वो प्लस f बनता है और इसे हम f2 कहते हैं। ठीक है, तो μ2 डिवाइडेड बाय में v है f2 के बराबर, -1 डिवाइडेड बाय में u, तो माइनस इंफिनिटी, यहां पर बन जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r। अब तक फार्मूला याद हो गया होगा कम से कम। तो ये तो हो गया 0, तो यहां से f2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या निकल के आएगी f2 की वैल्यू, तो ये f2 की वैल्यू यहां से μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r, ये ऐसा है। यहां पर साइन कन्वेंशन रखो, 1 मिनट सेकंड, ठीक है, ऑप्टिकल 5, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया था, हाँ ठीक सही है। तो अगर यहां से f2 की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा μ2 माइनस μ1, इनटू में यहां से r लिखा जा सकता है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। अब यहां से देखो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, तो f2 को हम पॉजिटिव, f1 को हम नेगेटिव लेने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट अगर प्लेस की जाती तो उस केस में अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करके लिखते इसे, साइन कन्वेंशन, तो क्या लिखते हैं हम इसे लिख देते f1 जो होगा माइनस टाइम्स μ1 डिवाइडेड बाय में μ2 माइनस μ1 इनटू में r बनेगा। और अगर ये f1 आ गया, ये f2 आ गया, तो हम यहां से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। f1 बाई f2 क्या बनेगा, तो f1 हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहां पर बन जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय में μ2 माइनस μ1 इनटू में r, और होल डिवाइडेड बाय में, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय में बन जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय में यहां बनेगा μ2 माइनस μ1 इनटू में r बनेगा। यहां से देखो क्या निकल के आएगा, μ1 डिवाइडेड बाय में μ2। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा दोनों फोकस लेंथ के रेशियो का। दोनों फोकल लेंथ जो होंगी उनका रेशियो निकल के आएगा -μ1 बाई μ2। अगला है ऑप्टिकल पावर ऑफ कर्व सरफेस। ऑप्टिकल पावर ऑफ कर्व सरफेस की बात करें तो फॉर ऑब्जेक्ट के केस में अगर बात करें, ऑब्जेक्ट के केस में, तो ऑब्जेक्ट के केस में इस तरह से लिख सकते हैं, यहां से पावर इज इक्वल टू में यहां से 1/f लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। तो FO ऑब्जेक्ट का होगा, वेयर जो f लिखा जाएगा, वेयर जो f लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, तो f हम लोगों ने लिखना देखा है, ये लिखेंगे हम μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r, ये हमारे पास लिखा जाएगा। यहां जो वैल्यू आएगी, हाँ p इज इक्वल टू में f1, ठीक है, वेयर p इज इक्वल टू, सॉरी इसको लिख दो, p इज इक्वल टू वेयर p इज इक्वल टू दिस वैल्यू। और ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा लिख सकते हैं, तो फॉर ms के लिए बात करें तो ms के लिए लिखोगे तो यहां पर बन जाएगा p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में fi। ms के लिए लिख रहे हैं, वेयर अगेन यहां पर p जो लिखा जाएगा वो बनेगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे ऑप्टिकल पावर के। इस तरह से हम ऑप्टिकल पावर के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट याद रखना होगा, याद रख लेना, जैसे वहां पर मिरर में था वैसे यहां पर है। जैसे अगर हम बात करें कि पावर की बात, तो अगर पॉजिटिव निकल के आती है तो हम इसे कहेंगे कन्वर्जिंग है ये, और निगेटिव निकल के आती है इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, ठीक है, ये अलग से याद रख लेना। कन्वर्जिंग कब होगा, डाइवर्जिंग कब होगा, वो यहां से पता चलेगा। क्वेश्चन कुछ है, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फिगर शोज ए सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सॉलिड ग्लास स्फीयर 5 सेंटीमीटर है, दैट हैज अ स्मॉल एयर बबल O trapped at a distance 2 centimeter from the center C. The refractive index of the material is 1.5, ठीक है। Find the apparent position of the bubble where it will appear when seen through the surface of the sphere from outside point E, ठीक है। इस साइड से अगर हम इस O पॉइंट को देखते हैं तो हमारे इस O पॉइंट की इमेज इस सरफेस से कहां बनेगी, तो ये हो गया पोल, तुरंत लिख दो।
अब यहां से जो लाइट रेज हैं इधर की तरफ चलेंगी ना, तो इस तरफ चलेंगी तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। यहां पर हम लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या था, म्यू टू किस में जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं, या लिख लो, पहला क्वेश्चन है सब लिख लेते हैं। यहां पर कहां जा रहे हैं हम, तो जा रहे हैं μ2 में, और μ2 कितना है, 1 है। कहां से जा रहे हैं, μ1 से, वो कितना है 1.5 या 3/2 जो भी बोलना चाहो। और यहां पर r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो r इज इक्वल टू लिखा जाएगा +5 सेंटीमीटर। और यहां से दूसरा u इज इक्वल टू जो लिखा जाएगा वो कितना लिखेंगे, तो ये +5 क्यों, -5 सेंटीमीटर। और u इज इक्वल टू -5 है 2, तो ये बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहां से पूरा का पूरा 5 है, ये 2 पर रखा गया, तो इस सरफेस से कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। अब लगाओ फार्मूला, तो फार्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू में μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r। बोलो μ2 की वैल्यू कितनी है, तो वो 1 है। ms कहां बनेगी पता नहीं, यहां पर 1.5 है या 3/2 लिख लो, 3 डिवाइडेड बाय में 2। और यहां पर u की वैल्यू कितनी है, तो -3 है। μ2 तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय में कितना बन जाएगा, r बनेगा 5 विद नेगेटिव साइन। तो यहां पर 1/, ठीक लग रहा है, 3 से 3 कैंसिल करवा दो तो प्लस आधा बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस आधा, तो माइनस आधा का मतलब है 1/4, 1/2, तो बन जाएगा 1/10। चेक कर लो, वहां पर बनेगा आधा, आधा का मतलब 1/2, 5 to 10। ठीक है, तो यहां से 1/v इज इक्वल टू बनेगा 1/10 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 10, तो यहां 1 माइनस 5। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 10, वो कितना है, तो बनेगा यहां पर -4 डिवाइडेड बाय में 10 बनेगा, तो v की वैल्यू जो निकल के आएगी -5/2 आ जाएगी। 5/2 का मतलब -2.5 सेंटीमीटर आएगा। -2.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, -2.5 सेंटीमीटर का मतलब है इधर ही बनेगी इमेज। तो इसको अगर बनाना भी चाहो रफली तो इस तरह से बना सकते हो कि यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं। नॉर्मल ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी इधर की तरफ कहीं, तो इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पर मिलेगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, 2.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा, इस तरह से अप्लाई किया जाता है। साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो गड़बड़ होगा तो जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा सब बदल जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं। यहाँ पर v उस मीडियम का होता है जहां इमेज बनती है, और वहां पर μ1/u उस मीडियम का होता है जहां पर ऑब्जेक्ट रखी गई होती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उससे समझते हैं। कह रहे हैं मार्क प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ स्फीयर, यहाँ पर एक मार्क लगाया गया, इधर से खड़े होकर के हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, विप्ड थ्रू अ ग्लास फ्रॉम अ पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो आएगी r5 आ जाएगी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर इससे पोल कंसीडर करें, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो यहां से लाइट रेज इधर की तरफ चलेंगी तभी तो हम इसे देख पाएंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू कितना, -10 सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि लाइट रेज लेफ्ट साइड में जाएंगी, राइट साइड को हम निगेटिव लेंगे। और इसमें अगर हम बात करें कि μ2 कितना है, तो अगेन वो एयर है, और μ1 कहाँ है, तो μ1 हमारे पास 1.5 दे रखा है। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं, r कितना लिखा जाएगा, तो r लिखा जाएगा -5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो इसी को, तो अब लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला लगाओगे तो बनेगा μ2 डिवाइडेड बाय में v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में u इज इक्वल टू में μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r बन जाएगा। μ2 की वैल्यू वहां से बोलो 1 बनेगी, डिवाइडेड बाय में v पता नहीं, यहां पर बनेगा 1.5 डिवाइडेड बाय में, यहां पर डायरेक्ट लिख दो ना 3/2 इंटू में u की वैल्यू -10 है, शायद देखो -10 है, इज इक्वल टू में यहाँ μ2 माइनस μ1 कितना बनेगा, तो μ2 माइनस μ1 बन जाएगा 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय में r आ जाएगा -5। तो अगेन ये वैल्यू कितनी बनेगी, आधी, तो ये बन जाएगा 1/10। तो अगेन 1/v इज इक्वल टू 1/10, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बन जाएगा, ये बनेगा 3/20, तो एलसीएम बन जाएगा 20, 10 का डबल 20 होता है, ये 3 हो जाएगा, 1/v बनेगा। तो अगेन यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, -20 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा।
इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये -20 पर बना है। इसका मतलब ये यहां कहीं और पीछे की तरफ बना है, यहां कहीं पर बना है -20। ठीक है, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें अप्लाई करना सीख लिया कि इस फार्मूले का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आओ कुछ आगे और पॉइंट्स देखते हैं। कह रहे हैं ए स्फीयर ऑफ ग्लास इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर। एक ग्लास का स्फीयर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। बना लो, इसमें फिगर नहीं तो बना देते हैं 20 सेंटीमीटर। अब आगे बोलो। आगे कह रहे हैं कि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर्स, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिराओ। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर आकर के गिर रही है। हाँ आगे, फ्रॉम वन साइड, ठीक है, वेयर विल इट फोकस ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड ये कहां मिलेंगी। तो सबसे पहले देखो, ये यहां से यहां जाएंगे तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर इस तरह से यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये किधर की तरफ बेंड होंगी ये देख के बताओ। तो इनकी बेंडिंग होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही हैं। तो ये यहां की तरफ मान लेते हैं कुछ बेंड हुई। दोबारा बनाओ इसे, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये भी कुछ बेंड हो जाएंगे, ऐसा हुआ। ठीक है, ये बेंड होने के बाद यहां से चल रही थी, यहां पर बेंड होकर के जाकर गिरेंगी। अगर इनको देखा जाए, बढ़ाया जाए, तो ये कहीं मिलती हुई भी अपीयर हो रही, देख लो। ये कहीं मिलती हुई भी अपीयर हो रही हैं, तो मान लेते हैं यहां कहीं पर मिल रही हैं। ये मान लेते हैं यहां कहीं पर मिलती हुई अपीयर हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तब होगा। लेकिन अब दोबारा से देखो, इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगी तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगी। तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में जाएंगी तो हम अगर नॉर्मल यहां से ड्रॉ करें, देखो अगर नॉर्मल यहां से ड्रॉ किया जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी ना। तो अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी तो थोड़ा और बेंड हो जाएंगे, तो थोड़ा और बेंड हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा होगा इनके साथ। मान लेते हैं यहां कहीं पर जाकर के फोकस हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 इमेज बनेंगी, ये आई डैश बनेगी, फाइनली ये आई बनेगी। आई डैश किसकी वजह से बनेगी? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से, और जो आई बनेगी वो दूसरे की वजह से बनेगी। चलो देखो, यहां पर होगा सेंटर सी। अब एक एक करके सारी चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो u माइनस इन्फिनिटी हो गया। यहां पर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास μ1, और ये μ2 है, μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो लगाओ फार्मूला μ2, तो μ2 हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई में v का पता नहीं, माइनस ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई में माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू में μ2, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई में r बनेगा। r कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो r पॉजिटिव होगा, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 10 आएगा। सॉल्व कर दें इसी को, तो ये तो 0 हो गया। 1.5 बाई v इज इक्वल टू बन जाएगा आधा, तो ये बनेगा 1, आधा बनेगा ना, हाँ, तो 20 बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसको इंप्लाइज दैट लगा के लिखो, ये ऐसा लिख सकते हैं 3/2v इज इक्वल टू 1/20। तो इसको ऐसे काट दो, इससे इसको काट देते हैं, 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस का आया है। इसका मतलब है कि यहां से लगा करके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? 30 सेंटीमीटर। अब अगर ये 30 निकल के आई है तो हमें ये बताओ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो वो दे रखी है 20, तो 30 20, तो इसका मतलब है कि ये जो, ऐसे समझो, ये 30 सेंटीमीटर कहां से होगा? रुको एक मिनट, ये 30 सेंटीमीटर यहां से नहीं होगा, कहीं और से होगा। कहां से? यहां से 30 होगा। ये है 30, क्योंकि पहले सरफेस ने रिफ्रैक्शन करवाया तो वो इमेज बनाएगी, 30 पर बनेगी। ये 20 हो गया, तो ये यहां से यहां कितना बचा? 10 सेंटीमीटर तो बचा। ठीक है, तो यहां पर u इज इक्वल टू अब की बार +10 रखेंगे, क्योंकि उसी तरफ तो हम जा रहे हैं, और साथ में यहां पर किस में जा रहे हैं? तो μ2 जो हमारे पास निकल के आएगा वो 1 होगा, और μ1 अब की बार 1.5 बनने वाला है।
तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई में v नहीं पता, और ये बन जाएगा u, तो 1.5 डिवाइडेड बाई में बनेगा u कितना है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू μ2, तो बनेगा 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई में r की वैल्यू अगेन बनेगी माइनस 10 सेंटीमीटर अब की बार। ठीक है, आप सॉल्व करो इसे, तो ये बनेगा 1 बाई वी माइनस ये बनेगा 3/2, तो 3/2 मतलब 3/20 इज इक्वल टू में बन जाएगा माइनस आधा, तो माइनस आधा अगर ये बनेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस आधा ऊपर बनेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/20 बन जाएगा, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/20 प्लस 3/20 इज इक्वल टू में बन जाएगा 4/20, अगेन यहां से v इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस 5 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब प्लस 5 सेंटीमीटर पर दोबारा से ये फोकस होती हुई अपीयर होंगी। इस तरह से अप्रोच लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास कई सारे क्वेश्चन थे जिनमें हम लोगों ने ये सीखा, जैसे यहाँ पर कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखा कि फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करके देख लिया। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क लिखा गया है, इसको खुद से ट्राई करना है, इसके ऊपर भी लगाना है, 2-3-4 बार लगेगा, चारों बार लगा देना और निकाल लेना कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। आंसर भी लिखा -17 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से देखा जा रहा है, ये हमारे पास आई है या कह सकते हो ऑब्जर्वर है। ठीक है, इसको खुद करना है। इधर आओ देखते हैं आगे, लेटरल मैग्निफिकेशन फॉर रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। इसमें भी मैग्निफिकेशन होता है, तो वो कैसे निकाला जाता है। यहां पर देखो एक फिगर कंसीडर किया है, यहां पर इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का μ2 है, यहाँ I बन रहा है, यहाँ R बन रहा है, यहाँ AB ऑब्जेक्ट है और A' B' उसकी इमेज बन रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाएं पहले सरफेस के ऊपर, स्नेल्स लॉ, बाकी चीजों को बाद में देखेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ लगाते टाइम कहोगे कि μ1 होगा साइन I होगा और इसको लिख सकते हैं μ2 इंटू में साइन R, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है कि I और R की वैल्यू बहुत छोटी हो, तब उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे μ1 साइन I को लिख देंगे I और यहां पर लिखेंगे μ2 साइन R को लिख देंगे सिंपली R। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया कि देखो μ1 बाई μ2 या μ2 बाई μ1 ऐसा लिख लो, μ2 बाई μ1 जो निकल के आएगा, μ2 बाई μ1 ये निकल के आएगा I डिवाइडेड बाई में R। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं? हाँ हैं, देखो कैसे, ये I है, ठीक है, ये R बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली लाइन को अगर हम देखें यहां पर गिरेगी तो कोई डेविएशन तो आएगा नहीं, I और R बराबर हो गए, ये 90 तो ये 90 बन जाएगा और ये हो जाएंगे यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल ABP is similar with triangle PA'B'। ठीक है, इसके सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी साइड का रेशियो सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर AB लिखें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय में A', लिखें तो इसको हम बराबर कर सकते हैं BP के और डिवाइडेड बाय में हो जाएगा PA'। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम tan I बनाना चाहते हैं, तो tan I क्या बनेगा, tan I को लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाय में BP। ठीक है, ऐसा लिख पाएंगे। और इज इक्वल टू में इधर क्या लिखा जा सकता है, तो इधर लिख देंगे हम A', B' डिवाइडेड बाय में PA'। ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है हमारे पास tan I। ठीक है, और ये हमारे पास लिखा गया है tan R। ये क्या है, tan I है, और ये देख लो वहां से फिगर से ये tan R लिखा गया सिंपली। और I और R तो बहुत छोटे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट साइन I लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इनको डिवाइड करवा लो। तो अगर इनको डिवाइड करवाएंगे तो यहां से हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा tan I डिवाइडेड बाय में tan R। इनका रेशियो क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए μ2 डिवाइडेड बाय में μ1, ये रेशियो आना चाहिए हमारे पास। तो यही लिखा tan I tan R, इनका रेशियो ये होना चाहिए, तो इनका रेशियो ये निकल के आ तो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, ये लिखा जाएगा A', B' डिवाइडेड बाय में क्या लिखोगे AB, ये तो लिखते हैं।
तो a डैश b डैश कहाँ है, तो इसमें देखो a डैश b डैश है और डिवाइडेड बाई में ab भी है ना यहाँ पर। तो अब इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये, या इधर आओ नए पेज पर देख लेते हैं, इधर नहीं है पेज, यहां पर ऐड कर लो एक, इधर आओ, यहां से मिलेगा m इज इक्वल टू में a डैश b डैश डिवाइडेड बाई में ab, इसको लिख देंगे माइनस p a डैश डिवाइडेड बाई में म्यू टू, देख लो, हाँ डिवाइडेड बाई में म्यू टू, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हो पी ए डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, म्यू वन बनेगा। तो इस तरह से m पी ए डैश, पी से लगा करके ए डैश तक की डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगी, तो उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम v के बराबर, और यहां पर पी ए को क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, और यहां पर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू वन डिवाइडेड बाई में म्यू टू। ये हमारे पास रिजल्ट आता है मैग्निफिकेशन का, कि जब भी कभी हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दी जाएं और उसमें हमें रिफ्रैक्शन के बाद मैग्निफिकेशन निकालना हो, तो मैग्निफिकेशन के लिए ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है इसे। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसके। यहां एक क्वेश्चन दिया गया, इसका कह रहे हैं फाइंड पोजीशन, साइज, नेचर एंड इमेज फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर, यहां दिखाया गया है। तो देखो इस वाली सरफेस से हम देख रहे हैं, यहां से कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तो लगाओ यहां पर फार्मूला, क्या लगाओगे, u कहां है, तो उधर से इधर की तरफ आएंगी, तो ये बन जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। म्यू वन क्या है, तो 1 दिया गया है 2, और म्यू 2 कितना दिया गया है, वो 1 दिया गया है। तो फार्मूला लगाओ, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू में म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई में आर बनेगा। बोलो म्यू 2 कितना, 1 डिवाइडेड बाई में वी पता नहीं, यहां पर बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई में यू कितना दिया गया है, माइनस 30, और ये म्यू 2 कितना दिया गया है, तो म्यू 2 है 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई में आर की वैल्यू, आर राइट साइड में जाएगा तो माइनस 20 से लिखेंगे इसे, सॉल्व कर दो तो 1 बाई वी, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई 15 इज इक्वल टू में माइनस बनेगा ऊपर, तो ये बन जाएगा प्लस 1 बाई 20। तो 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई वी बनेगा। इंप्लाइज दैट लगा के लिखो, 30 ले लो एलसीएम, नहीं 60 बनेगा, 60 बन जाएगा एलसीएम, तो 3 चला जाएगा, और 3 4 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 60, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 बाई 60 निकल के आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आई, माइनस 60 सेंटीमीटर आई, ठीक है। और v की वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर आएगी, तो यहां से हम तुरंत लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिखेंगे मैग्निफिकेशन m, तो पोजीशन तो मिल गई, मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकल के आया है माइनस v बाई यू, और यहां पर आया है म्यू 1 बाई म्यू 2, ये फार्मूला है। तो माइनस v कितना है, v है माइनस 60, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू u कितना, हाँ माइनस 30, और इनटू में म्यू 1 कितना है, तो 1 हमारे पास दिया गया है 2 है, और डिवाइडेड बाई में ये कितना दिया गया है म्यू 2, वो तो 1 दिया गया है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास 4 सेंटीमीटर देखो आ रहा है, 30 का डबल 60 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 4 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो m आया, m माइनस 4 आया अभी के लिए, ये m की वैल्यू है माइनस 4, तो m की वैल्यू माइनस 4 आएगी। उन्होंने पूछा क्या था, पूछा था साइज, ऑब्जेक्ट का साइज बताना है, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू में एच आई बाई एच ओ, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो आ गया माइनस 4 इज इक्वल टू में एच आई की वैल्यू हमें पता नहीं, एच ओ पता है कितना है, वो 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर है, तो यहां से एच आई जो निकल के आएगा माइनस 4 मिलीमीटर आएगा, 4 मिलीमीटर। इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 4 मिलीमीटर निकल के आएगी। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन के साथ हम डील कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, निकाल कैसे सकते हैं, डेरिवेशन प्रॉपर इस तरह से करके समझ सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया आगे, यहां पर एक क्वेश्चन है जो होमवर्क था, इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको ट्राई करने के लिए। यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन अलग अलग अप्रोच से लगा करके देख लिए। यहां पर क्वेश्चन देखा, पावर देखी इसकी, यहां पर सेकंड फोकस देखा, और यहां पर फर्स्ट फोकस देख लिया,
और ये डेरिवेशन है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पूरा का पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसी होती, तो इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल इमेज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस साइड का मीडियम कैसा है, डेंसर है तो कितना डेंसर है, रेयरर है तो कितना रेयरर है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से टर्मिनोलॉजी कौन कौन से रिलेट करती है, उन सबको देखा, पोल देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, और साथ में देखा कि इसका जो अपर्चर होता है वो स्मॉल रहता है, उस केस में हम सारे फार्मूले डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कवर कर लिया है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, और उससे पहले एक सेशन होगा जिसमें हम लोग लेंसेज के बारे में बात करेंगे। लेंसेज के बारे में सिर्फ हमें फार्मूला निकालना सीखना है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।